नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने विजयनगर कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखा था और किस तरह से विजयनगर के प्रमुख वंश और उनके शासक और उनसे महत्वपूर्ण जो जुड़ी हुई बातें थीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कल देखा था। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है कि विजयनगर कालीन जो संस्कृति है उसमें जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या जो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, और उसके साथ ही जो बहमनी साम्राज्य था या बहमनी वंश था, उनकी चर्चा जो है आज हम करेंगे। तो आइए जो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ जो राजा होता था शीर्ष पर बैठा होता था प्रशासन के, और राजा को राय कहा जाता था। यानी यहाँ राजा की उपाधि राय थी। जैसे हम देखते हैं कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय, इस तरह की जो उपाधियाँ होती थी तो राय कहा जाता था। और सबसे प्रमुख बात जो है विजयनगर प्रशासन की कि यहाँ संयुक्त शासन की प्रथा थी। आप देखिए कि हरिहर और बुक्का वो दो भाई थे, तो दोनों एक साथ जो है शासन कर रहे थे। इस तरह का जो नायाब एक्सपेरिमेंट है हमें बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो आप देखिए कि जनरली हमेशा प्राचीन समय में या मध्यकाल में सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष हुए और हर आदमी चाहता है कि वो सर्वोच्च सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन हम देखते हैं कि विजयनगर में इस तरह का समन्वय दिखाई देता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ जो शासन संचालन होता था तो राजा यहाँ निरंकुश नहीं होता था, वो विभिन्न नैतिक नियमों से बधा हुआ था और धार्मिक प्रावधान भी थे। उसके अलावा 20 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी जिसकी सहायता से वो शासन करता था। और ये समझिए कि एक तरह से सचिवालय का कार्य करते थे, इसके जो सदस्य थे सचिव की तरह कार्य करते थे। और यहाँ जो युवराज होता था उसका जो राज्याभिषेक होता था वो राजा अपने शासन काल में ही कर देता था, और उसके राज्याभिषेक को पट्टाभिषेक कहा जाता था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये पूछा गया। इसके बाद जो विजयनगर के साम्राज्य का विभाजन है उसका क्रम आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार वनडे एग्जाम्स में या यूपीएससी में या फिर आप स्टेट पीएससी में देखेंगे कि आपको वो क्रम सीधे दे दिया जाता है और कुछ उल्टा क्रम दे दिया जाता है। उसमें से ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सही क्रम सुमेलित है। तो देखिए, जो केंद्रीय प्रशासन था उसके बाद जो प्रांतीय प्रशासन था वो वलनाडु में बटा हुआ था और इसे कोट्टम भी कहा जाता था। वलनाडु या कोट्टम के बाद पर्र नामक इकाई थी, उसके पश्चात नाडु आता था, और नाडु के बाद स्थल, और स्थल के बाद ग्राम आता था। यानी ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, और बीच में जो स्थल है इसको भी आपको याद रखना है। एक तरह से मैं कहूँ कि इनकी जो शासन पद्धति यही आप देखेंगे कि आगे चल के चोलों के समय में विकसित अवस्था में अपने आएगी, और ग्राम शासन उस समय देखिए कितना व्यवस्थित होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो प्रांतीय प्रशासन है इनका, इसमें एक व्यवस्था रहती है नायंकर प्रणाली या नायंकर व्यवस्था। तो आप ये इस तरह से समझिए कि जो नायंकर थे वो एक तरह के सैनिक सामंत होते थे जो एक विशेष क्षेत्र में साम्राज्य को अपनी सेवा प्रदान करते थे, और उसके बदले में राज्य द्वारा इन्हें भूमि प्रदान की जाती थी जिससे इनका भुगतान किया जाता था, और वो अपने सैनिक आदि खर्चे जो उसी के आधार पे रखते थे। तो ये नायंकर प्रणाली थी। और आप ये समझिए कि जो नायंकर प्रणाली थी शुरू में तो ये बहुत अच्छी रही क्योंकि इससे प्रशासन को हैंडल करना ईजी रहा, लेकिन आगे चलकर यही नायंकर जो है उपद्रवी होना शुरू हो जाते हैं, और जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से विजयनगर के विघटन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। और जब मैंने आपको अच्युत देव राय के बारे में बताया था तो उसमें ये भी बताया था किस तरह से वो नायकों को नियंत्रित करने के लिए महानायकाचार्य के एक पद की, महामंडलेश्वर पद की जो है, महामंडलेश्वर के पद का सृजन करता है। अब जो इसका स्थानीय प्रशासन है विजयनगर में, उसमें एक दूसरी व्यवस्था है आयंगर व्यवस्था। अब देखिए, ये आयंगर जो थे वो 12 अधिकारियों का समूह था, और ये जो अधिकारी थे वो वंशानुगत ही थे, और ये स्थानीय शासन को मैनेज करते थे। तो काफ़ी व्यवस्थित प्रणाली थी इस समय स्थानीय शासन को व्यवस्थित करने की। प्रशासन के बाद देखिए, विजयनगर की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें व्यापार और कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसमें कुछ भूमि के प्रकार हैं जो हमें देख लेना चाहिए, और कई बार परीक्षा में इसको सीधे सीधे पूछा गया है। तो देखिए, एक भूमि का जो प्रकार था वो भंडारवाद है। इसका मतलब होता था कि मैंने आपको सल्तनत जब पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में भूमि होती थी उसी तरीके से जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी उसे भंडारवाद कहा जाता था। और दूसरे प्रकार की एक भूमि है उसको उम्बली कहा जाता था। तो ये सैनिक सेवा हेतु दी जाती थी, यानी
सैनिक जो साम्राज्य की सेवा करते थे उसके बदले में उनको उम्बली प्रदान की जाती थी। फिर एक तीसरे प्रकार की भूमि है रत्तकोडके। ये जो युद्ध में लोग शहीद हो जाते थे, जैसे आज देखिए कि हमारे यहाँ होता है कि नहीं है, कोई युद्ध होता है या कोई सैनिक गतिविधि में कोई सैनिक मारा जाता है या बड़ा अधिकारी मारा जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको कंपनसेट करने के लिए या उसके सम्मान के लिए, कंपनसेट तो मान लीजिए बहुत छोटा हो जाएगा या किसी वीर पुरुष के लिए इस तरह की चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती हैं, लेकिन आप ये समझिए कि उसके सम्मान के लिए, और जब चूँकि घर में वो कमाने वाला व्यक्ति होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार क्या करती है, जैसे देखिए पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इस तरह की चीज़ें देती है, आज भी सरकार देती है। तो हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो भी इस तरह की चीज़ें अपने शहीदों के लिए देते थे, और ऐसी भूमि को रत्तकोडके कहा जाता था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं और इसको कोरिलेट कर सकते हैं आज से भी। उसके बाद एक चौथी भूमि होती थी मान्या। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वंशानुगत होते थे आयंगर, तो ये आयंगरों को प्रदान की जाती थी उनके सेवा के बदले में। इसके बाद देखिए जो इस समय का राजस्व विभाग है उसे अथावना कहा जाता था। इसको आप सीधे याद रखिए क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। और विजयनगर में जो भूकर था यानी भू राजस्व था उसे शिष्ट कहा जाता था। ये भी देखिए आपसे पूछा गया है। तो कुल मिला जुला के आपसे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और अगर आप इसको याद कर लेते हैं, सीधे ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, तो अगर आप सीधे इसको याद कर लेते हैं एक दो बार में तो फिर आपको याद भी हो जाएगी और परीक्षा में आपको जब आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब विजयनगर में देखिए कुछ मुद्राएं भी प्रचलित थीं। जो विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रमुख मुद्रा थी, या ये कह सकते हैं कि जिसका रोज़मर्रा के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, वो वराह थी, और ये 52 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का था। आपको ये भी याद रखना है कि जो वाराह था वो स्वर्ण सिक्का था, और ये इसका भारमान जो था, ये जो हम ग्रेन कह रहे हैं, तो ये एक तरह से देखिए वजन को बता रहा है कि सिक्के का वजन क्या होता था। तो वजन के हिसाब से उसमें स्वर्ण की मात्रा तय होती थी और उसकी वैल्यू तय हो जाती थी। और इसी वाराह को देखिए कई नामों से जाना जाता है, और कई बार इसको एग्जाम में सीधे पूछा गया है कि हूण, पून और परदास अथवा पगोड़ा कहाँ की मुद्राएं थी या किससे संबंधित थी, तो आपको याद रखना है विजयनगर की थी। फिर एक दूसरा स्वर्ण सिक्का प्रताप या फड़म होता था। ये देखिए स्वर्ण सिक्का ये भी है। तो आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से 500 की नोट प्रचलन में है, 100 की है, 200 की। तो आप ये समझिए कि ये सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण था तो 500 की नोट है, और प्रताप या फड़म 200 की नोट हो सकती है। फिर तार नामक चांदी का सिक्का प्रचलन था। इसको आप कह सकते हैं कि ये 50 रुपये की नोट रही होगी। और जिस तरह से सल्तनत काल में जीतल तांबे का प्रचलित था, उस तरह से विजयनगर साम्राज्य में भी तांबे का जीतल प्रचलन में था, और ये 20 या 10 रुपये का नोट हो सकता है। तो इसी तरह से बस दिमाग में आपके इमेज क्रिएट करने के लिए कि कैसे आप आसानी से इसको अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और चीज़ें भूलें ना। इस तरह का थोड़ा सा मान लीजिए, मुझे आपको मजाकिया अंदाज में बताने का टारगेट ये है कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठें कि हाँ फड़म अगर आ जाता है तो याद है कि अच्छा 200 रुपये की बात हम कर रहे थे। तो ये मुद्राएं प्रमुख थीं। अब देखिए इस समय साहित्य और कला का बड़ा केंद्र था विजयनगर। हम देखते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में आप देखिए कि सल्तनत इतने बड़े क्षेत्र पर काबिज रहता है, और उसके बाद जो है दक्षिण में आप देखते हैं कि एक बड़ा हिंदू साम्राज्य रहता है, और यहाँ पर भी देखेंगे आप कि विभिन्न सारे मुस्लिम साम्राज्य बहमनी के ध्वंस पे स्थापित होते हैं। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे मंदिर और संस्कृत साहित्य, ये सारी चीज़ें बहुत प्रमुखता से विजयनगर साम्राज्य में आती हैं। और मेंस में या आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री पढ़ने के दौरान कुछ डिबेट्स भी हैं उनके, खैर वो अलग बातें हो गई। तो यहाँ जो कला और साहित्य है, तो सबसे पहले अगर वास्तुकला की बात करें तो इनका जो केंद्र है विजयनगर का वो हम्पी था। इनके स्थापत्य कला का जो केंद्र है वो हम्पी था, और हम्पी आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आप कभी जाएंगे कर्नाटक में तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है मंदिर का हम्पी में, और वहाँ विभिन्न टेम्पल्स हैं विजयनगर कालीन। तो यहाँ के जो प्रमुख स्थापत्य हैं विट्ठल स्वामी, चिदम्बरम मंदिर, हजारा राम मंदिर और लेपाक्षी मंदिर। और लेपाक्षी मंदिर के बारे में आप बहुत जगह देखे भी होंगे विभिन्न वीडियोज़ में, यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स पे, कि यहाँ के जो पिलर्स हैं उनसे संगीत के 7 जो स्वर हैं वो निकलते हैं। और इसका जो पिलर है वो धरातल से थोड़ा ऊपर है, और उसके नीचे से कोई चीज़ आप पेपर या पतली चीज़ डालेंगे तो निकल जाएगा। तो सोचिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी इस समय टेम्पल आर्किटेक्चर की। इसके बाद इनकी कुछ निजी विशेषताएं हैं इनके स्थापत्य की, विजयनगर साम्राज्य की, उसे भी हमें देखना है।
तो देखिए कल्याण मंडप, एक जो मुख्य मंडप मंदिर का होता है उससे अलग एक कल्याण मंडप की स्थापना की जाती थी। और उस कल्याण मंडप का जो उद्देश्य था वो ये होता था कि किसी विशेष अवसर पे, जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी है या शिव जी की शादी का दिन है, तो उस दिन जो है देवी देवताओं की शादी के लिए उस स्थान का प्रयोग किया जाता था, उसे ही कल्याण मंडप कहा जाता था। और इसके बाद देखिए यहाँ स्तंभों की सजावट पे बड़ा जोर दिया जाता था। आप कभी लेपाक्षी देखिए या फिर हजाराराम टेम्पल देखिए, तो उसके जब पिलर्स को आप देखेंगे तो बहुत ही विशेष अलंकरण किया गया है उनके स्तंभों का। और यहाँ पे उल्टी ओरी का प्रावधान है स्थापत्य में। और यहाँ पे देखिए सहस्त्र स्तंभ मंडप, यानी बड़े बड़े हाल बनाए गए हैं और उसमें संख्या में, ज़्यादातर संख्या में, एक सीरीज में आप देखेंगे कई पिलर्स बनाए गए, उसको यही सहस्त्र स्तंभ मंडप कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए अगर साहित्य की बात करें हम स्थापत्य के अलावा, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, यहाँ देखिए अमुक्त माल्यद है, इसके रचयिता कृष्णदेव राय रहते हैं और ये तेलुगु में है। और ये आप जानते भी हैं कि तेलुगु का इस समय उत्कर्ष काल माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का। और इसी समय देखिए मैंने अष्टदिग्गज की चर्चा की थी पिछले क्लास में कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अर्थात 8 तेलुगु के महान कवि रहते थे। और उन महान कवि में जो है पेड्डाना या अल्लसानी पेड्डाना प्रमुख थे। और इनकी एक रचना है मनुचरितम या स्वरोचित संभव। तो आपको ये भी याद रखना है कि सीधे अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि मनुचरितम किसकी रचना है, तो अल्लसानी पेड्डाना की है। और फिर एक प्रमुख रचना पांडुरंग महात्म्य है, जो तेनाली रामकृष्ण या तेनाली रामन की है। और मुझे जैसा याद है बचपन में बहुत सारे हम लोगों ने जोक्स या इस तरह से समझिए कि व्यंग वाली कहानियाँ, जैसे हम अकबर और बीरबल को पढ़ते थे, तो उस तरह से कृष्णदेव राय और तेनाली रामकृष्ण या तेनाली रामन को लेकर भी कई कॉमिक्स और कहानियाँ आपको मिली होंगी। अब तो मान लीजिए ज़माना एडवांस हो गया, हम लोगों के टाइम में इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। अब तो बच्चे यूट्यूब पे ही उन सारी कहानियों को देख ले रहे हैं। अब देखिए ये विजयनगर कालीन प्रशासन और साहित्य कला हो गया। अब देखते हैं हम बहमनी वंश को। तो बहमनी वंश देखिए स्थापित होता है 1347 में। और हम जानते भी हैं कि जब मोहम्मद तुगलक का समय रहता है, उसी समय ये विद्रोह करता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और उसके द्वारा जो है बहमनी वंश की स्थापना की जाती है। और ये जो है विजयनगर के बाद स्थापित हो जाए। विजयनगर की स्थापना 1336 में होती है और इसकी 1347 में होती है। तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप ये भी याद रखिए। और ये जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, इसको हसन गंगू भी कहा जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक छोटी सी कहानी है कि इसका जो आश्रयदाता दिल्ली में रहता है वो गंगू नाम का ब्राह्मण रहता है, इसलिए इसे हसन गंगू कहा जाता है। तो ये बहुत बातें हैं। और इस अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो अपनी राजधानी बनाई विजयनगर बहमनी साम्राज्य की, वो गुलबर्गा को बनाया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू जो था, वो पहला मुस्लिम ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। तो ये भी आप याद रखिए, एक फैक्ट है छोटा सा, कहीं अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए और उसका आंसर इजीली आप कर पाएँ। इसके बाद देखिए इसका जो अगला प्रमुख शासक होता है वो मोहम्मद शाह। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता दूँ कि जितने मैंने बहमनी शासकों को ले रखा है, इसमें जो प्रमुख शासक हैं उन्हीं को मैंने ले रखा है, क्योंकि ज़्यादा शासकों को लेने का मतलब होता है कि फिर बोरिंग हो जाता है उस तरह से। और इसी मोहम्मद शाह प्रथम के टाइम में आप देखेंगे कि जो पिछले बार में मैंने बताया कि देवराय प्रथम के साथ इसका युद्ध होता है और पहली बार तोपों का जो प्रयोग होता है वो इसी के समय में होता है। इसके बाद जो अगला प्रमुख शासक आता है वो फिरोज़ शाह बहमनी रहता है, जिसको हम ताजुद्दीन फिरोज़ शाह के नाम से जानते हैं। और ये एक विद्वान शासक रहता है और ये आशु कवि भी रहता है। यानी आशु कवि मतलब होता है कि जो तत्क्षण या बहुत कम समय में कुछ लिख दे, पढ़ ले या कविता कर ले, उसको आशु कवि कहते हैं। तो ये आशु कवि रहता है और इसने फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की। और उस फिरोजाबाद नामक नगर की जो स्थापना करता है, वहाँ उसने वेदशाला यानी नक्षत्रशाला, जिसे हम जंतर मंतर भी कहते हैं आसान भाषा में, उसकी स्थापना इसने कराई। और एक सूफी संत थे उस समय दक्षिण भारत में, गेसुदराज, ख्वाजा गेसुदराज, उनसे इसका मतभेद था, नहीं बनती थी बहमन शाह। तो ये प्रमुख बातें हैं ताजुद्दीन फिरोज़ शाह के साथ। अब उसके बाद देखिए जो अगला शासक आता है वो है अहमद शाह। और अहमद शाह के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मुझे लगता है जो आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाता है और जनरली यही पूछा जाता है कि इसने जो है गुलबर्गा से जो है राजधानी हटाकर बीदर कर दी थी। तो यही आपसे पूछा जाता है कि गुलबर्गा से राजधानी बीदर किसने की, तो आपको याद रखना है अहमद शाह ने। इसके बाद जो अगला प्रमुख शासक आता है वो आता है हुमायूं। अब देखिए यहाँ हुमायूं है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये
मुग़ल वाला हुमायूं नहीं है, ये बहमनी वंश का हुमायूं, और इसे जालिम की संज्ञा दी गई थी और इसे बहमनी वंश का नीरो भी कहा जाता है। नीरो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने मुख्य कार्य से कोई मतलब ना हो। यूरोप में एक आदमी रहता है और उसके बारे में कहावत है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है, कि मतलब आपका सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आपको किसी बात की चिंता नहीं है। तो हुमायूं को भी नीरो कहा जाता था और इससे जालिम भी कहा जाता था। तो ये थोड़ा क्रूर शासक था। तो फिर उसके बाद अगला जो प्रमुख शासक है वो मोहम्मद शाह तृतीय है, और इसी के समय जो है रूसी यात्री या रूसी घोड़ों का व्यापारी जो रहता है निकितिन, वो बहमनी साम्राज्य की यात्रा करता है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि निकितिन विजयनगर कभी गया नहीं होता। अगर आपसे कभी भी ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो निकितिन ने कभी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की है, वो बहमनी साम्राज्य में ही रहता है और वहीं से जो कुछ सुनता है लोगों से या जो सुनी सुनाई बातें रहती हैं उसी आधार पर उसने विजयनगर साम्राज्य का भी वर्णन किया है। तो निकितिन को याद रख रहा है कि ये कभी विजयनगर यात्रा नहीं करता है। फिर जो इसका अंतिम शासक है बहमनी साम्राज्य का वो कलीमुल्ला शाह है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब बहमनी साम्राज्य ख़त्म होता है तो इनके खंडहरों पर 5 मुस्लिम राज्यों की स्थापना होती है उस समय, और हम देखेंगे कि कौन से राज्य रहते हैं और संस्थापक उनके कौन हैं और किस वर्ष में स्थापित होते हैं और किस वंश की उन्होंने स्थापना की। क्योंकि आपको ये कई बार एग्जाम में जो 2 सेक्शन आते हैं मिलान करने के लिए, उसमें आपसे ये पूछे जाते हैं। तो देखिए जो पहला राज्य है वो बीजापुर है और इसका जो संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह रहता है और इसकी स्थापना 1489 में। आप डेट भी याद रखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं डेट्स नहीं यूज करता हूँ हिस्ट्री पढ़ाते समय। मेरा पूरा फोकस रहता है कि आप डेट बिल्कुल भी याद न रखें, लेकिन जहाँ ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको फिर मिलान में पूछी जा सकती हैं, तो आप ये डेट भी याद रखिए। तो 1489 में इसकी स्थापना की जाती है और ये आदिल शाही वंश की स्थापना करता है। इसके बाद जो है अहमदनगर राज्य स्थापित होता है और इसका संस्थापक मलिक अहमद शाह रहता है और इसकी स्थापना 1490 में होती है और इस वंश का नाम रहता है निजाम शाही वंश। फिर तीसरा जो राज्य है वो बरार होता है, स्थापित होता है फतेहुल्ला इमाद शाह संस्थापक रहता है 1490 में ही और इमाद शाही वंश की स्थापना करता है। फिर जो अगला राज्य है वो गोलकुंडा राज्य है और इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह द्वारा की जाती है 1512 में कुतुब शाही वंश की। और इसी कुली कुतुब शाह द्वारा जो है आप देखिए कि 4 मीनार का भी निर्माण कराया जाता है। और आज जो हम हैदराबाद या फिर हम अहमदनगर या इस तरह के जो सेंटर्स देख रहे हैं, आप ये समझिए कि इसी समय इन सेंटर्स का निर्माण इन शासकों द्वारा किया गया। और चूँकि इनकी राजधानियाँ रहती हैं वो उस समय, तो वो धीरे धीरे आज भी जो है देखेंगे कि हैदराबाद जाएंगे तो एक पुराना हैदराबाद है जिधर जो है 4 मीनार वाला इलाका है, उसके बाद फिर अब नया हैदराबाद डेवलप हुआ, तो उस तरह की चीज़ें। फिर अगला जो राजवंश है वो बीदर स्थापित होता है। अली बरीद शाह ये जो है संस्थापक रहता है और 1527 में इसकी स्थापना होती है बरीद शाही वंश की। तो ये विजयनगर और उसके बाद बहमनी के पश्चात ये जो 5 मुस्लिम राज्य स्थापित होते हैं। और आप आगे देखेंगे कि किस तरह से, देखिए 1489 और 1527 तक की मैं बात कर रहा हूँ, और 1526 में फिर मुग़ल वंश उत्तर भारत में स्थापित होता है। और फिर इन राज्यों से जो है आप देखेंगे कि किस तरह से आगे चल के अकबर के समय में या जहांगीर और शाहजहां के समय में उनकी लड़ाइयाँ शुरू होती है। और इन्हीं से फिर देखिए बीजापुर में ही शिवाजी के पिताजी उभरते हैं और फिर मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होंगी आपसे, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो CUET PG हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगले साल, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्चे बस ये काम ये कर सकते हैं कि जो मैं हिस्ट्री के लेक्चर ले रहा हूँ वो शुरू से लेके और लास्ट तक जब मैं हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, वो सिर्फ अगर ये वीडियो देख लें और धीरे धीरे फॉलो करते रहें, क्योंकि अब ये समझिए कि अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता है, तो ये वीडियो लगभग मेरा ख़त्म भी हो जाएगा इस महीने के लास्ट तक जाते जाते। तो अगर वो सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा वीडियो भी देखते जाएँ और अभी अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें, तो उनके लिए भी आसान होगा। और चूँकि देखिए हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो थोड़ा कम मेहनत में भी आप जो है CUET वाले बच्चे जो है इसको देख के अपना कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल होगा भी और हेल्पफुल है। तो ऐसे बच्चे भी थोड़ा ध्यान रखें जो मैं बातें कह रहा हूँ, कि वो सीधे इस वीडियो को देखें और इससे हो सकता है अपना नोट्स बना लें चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, जैसे मैं कर रहा हूँ कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो उनको भी हेल्प देगा। और बाकी जो वनडे के बच्चे हैं, SSC देते हैं या कोई और एग्ज़ाम देते हैं इस तरह से वनडे का, उनके लिए भी हेल्पफुल है। बाकी मान लीजिए UPSC और स्टेट PSC के लिए तो हम लोग फोकस ही हैं। तो ये आज की क्लास रही है
और मुझे लगता है कि नहीं, बातें आपको समझ में आ रही हैं और पूरी कोशिश करिए आप लोग, मेरे साथ मेहनत करते रहिए। मैं भी आपके साथ लगातार लगा हुआ हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।